नमस्कार दोस्तों, आज हम एसीएफ स्पेशल क्लास में फिजिक्स के महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं जो आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 4 किलोहर्ट्ज है और तरंग दैर्ध्य 40 सेंटीमीटर, तब ध्वनि तरंग को 3.2 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले तो हमको क्वेश्चन में जो दिया है उसको लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन में हमको दिया है आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी क्या दिया है 4 किलो हर्ट्ज, लेकिन जो आवृत्ति होता है वो तो हर्ट्ज में होता है, इसलिए हम इसके यूनिट को क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। ये किलो में दिया है इसलिए हम 1000 से गुना कर दिए, तो कितना हो गया 4000 हर्ट्ज। दूसरा चीज हमको दिया है तरंग दैर्ध्य हमको लैम्डा क्या दिया है 40 सेंटीमीटर, लेकिन जो तरंग दैर्ध्य होता है वो दूरी होता है, इसलिए हम इसके भी यूनिट को क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। तो 100 से डिवाइड कर दिए, कितना हो गया 0.4 मीटर। अगला चीज हमको दिया है ध्वनि तरंग को 3.2 किलोमीटर की दूरी तय करने में, दूरी दिया है, कितना दिया है 3.2 किलोमीटर। जब ये मीटर में है तो इसको भी हम क्या कर लेते हैं, मीटर में चेंज कर लेते हैं। तो किलोमीटर को हम 1000 से गुना किए तो कितना आ गया 3200 मीटर। एक शून्य से एक शून्य कट गया तो 3200 मीटर आ गया। और हमको निकालना क्या है, समय निकालना है, समय हमको निकालना है। तो हमको पता है कि समय किसके बराबर होता है, दूरी बटे चाल के बराबर होता है, स्पीड के बराबर होता है। लेकिन चाल तो हमको दिया नहीं है और इसीलिए हम इस क्वेश्चन को छोड़कर चले आते हैं। लेकिन जब आपको आवृत्ति दिया है और तरंग दैर्ध्य दिया है तो तरंग दैर्ध्य की चाल आप निकाल सकते हो। चाल बराबर होता है फ्रीक्वेंसी इंटू तरंग दैर्ध्य, लैम्डा के बराबर होता है। और हमको आवृत्ति तो दिया है, कितना दिया है 4000, और तरंग दैर्ध्य दिया है 0.4 मीटर। तो यहाँ से हम इसकी स्पीड चाल निकाल सकते हैं। एक शून्य से एक शून्य कट गया, 4 × 16, 1600 मीटर पर सेकंड इसके स्पीड निकल गया। तो यहाँ से हम टाइम निकाल सकते हैं। दूरी हम कितने हैं 3200 मीटर और चाल कितना है 1600 मीटर पर सेकंड। मीटर से मीटर कैंसिल कर देते हैं तो कितना आ गया 2 सेकंड, और यही हमको निकालना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। यदि एक गेंद को 40 मीटर पर सेकंड के वेग के साथ ऊपर की ओर उछाला जाता है, कोई एक गेंद है, इस गेंद को 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ऊपर की तरफ उछाल रहे हैं, तो 6 सेकंड बाद उसके विस्थापन का परिणाम कितना होगा। आपसे पूछा है कोई एक गेंद है, अभी वो गेंद कैसा है, विराम में है, विराम में है, रेस्ट में है। अब रेस्ट से हम उसको ऊपर की तरफ उछाल रहे हैं, 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से उछाल रहे हैं। तो प्रारंभिक वेग, इनिशियल वेलोसिटी कितना हो जाएगा, यहाँ पर हमको दिया है क्वेश्चन में इनिशियल वेलोसिटी, प्रारंभिक वेग कितना दिया है 40 मीटर पर सेकंड, और टाइम हमको दिया है 6 सेकंड, और हमको विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट हमको निकालना है। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं, हमको दिया है उसी के हिसाब से। तो गति के पहले समीकरण से हमको क्या मिलता है, v बराबर u प्लस at निकलता है। जो प्रारंभिक वेग तो दिया है लेकिन हमको यहाँ से निकाल सकते हैं, विस्थापन नहीं निकल सकता, इसलिए गति के दूसरे समीकरण से चेक करते हैं। s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है। जो s विस्थापन है, u क्या है उसके प्रारंभिक वेग, इनिशियल वेलोसिटी है, a उसके गुरुत्वीय त्वरण है। तो यहाँ पर हम गुरुत्वीय त्वरण को हमको पता है 9.8 मीटर पर सेकंड होता है, लेकिन कैलकुलेशन को सरल करने के लिए हम क्या कर लेते हैं, इसको 10 मान लेते हैं, 10 मान लेते हैं। वैल्यू पुट कर दिए, प्रारंभिक वेग कितना दिया है 40 मीटर, टाइम क्या है 6, और हाफ a क्या है हमारे पास गुरुत्वीय त्वरण 10, और टाइम कितना दिया है 6, तो 6 × 6 36, ये 240 हो गया, ये 2 18 180, और ये 420 मीटर। हमको यहाँ से विस्थापन निकल गया 420 मीटर, और यही हमको निकालना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या कहते हैं। 4 किलोग्राम भार की एक वस्तु क्षैतिज दिशा में 5 मीटर पर सेकंड की गति से बढ़ रही है और इसकी गति को 10 मीटर पर सेकंड तक बढ़ाने में इस वस्तु पर किया गया कार्य कितना होगा। देखो आपको दिया है कोई एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान कितना है 4 किलोग्राम है।
और ये वस्तु क्षैतिज में हॉरिजेंटल में 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से बढ़ रही है, और कहीं से हमने इसकी स्पीड को 10 मीटर पर सेकंड और बढ़ा दिया, कहीं से हमने इसको स्पीड को और बढ़ा दिया, तो आपको उस वस्तु पर किया गया कार्य कितना है यही पूछा है। तो सबसे पहले तो हमको दिया क्या है ये लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हमको दिया है द्रव्यमान, उस वस्तु का द्रव्यमान कितना दिया है, 4 किलोग्राम दिया है। और देखो जो वस्तु अभी कैसी स्थिति में है, अभी स्थिति कैसी है, विराम अवस्था में है, और ये विराम अवस्था से 5 मीटर पर सेकंड बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है। मतलब इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी, प्रारंभिक वेग कितना होगा, प्रारंभिक वेग 5 मीटर पर सेकंड, और अंतिम वेग हमको क्या दिया है, 10 मीटर पर सेकंड हमको दिया हुआ है। तो हमको निकालना क्या है, विस्थापन निकालना हुआ है, सॉरी हमको क्या निकालना है, वर्क निकालना है, कार्य निकालना है, कितना कार्य करेगा, कितना कार्य करेगा ये। तो सबसे पहले तो हमको कार्य, जो कार्य होता है क्या होता है, 1/2 m v वर्ग माइनस 1/2 m u वर्ग। यहाँ पर जो वेग दिया है, एक तो इनिशियल वेलोसिटी और दूसरा फाइनल वेलोसिटी, प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग, इसलिए हमको v वर्ग और u वर्ग दोनों में हम क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, उसके वेग को माइनस कर रहे हैं। अब देखो 1/2 m हमको क्या दिया है, 4 किलोग्राम, और यहाँ से हम इसको कॉमन निकाल देते हैं, v वर्ग माइनस u वर्ग, 1/2 ये 4 है, और v कितना दिया है 100, 10 × 10, और u क्या दिया है हमको 5 × 5 25। तो यहाँ से हम कट गया 75, कितना आ गया 150 जूल। तो यही हमको निकालना था, इतना कार्य करना पड़ेगा, कितना कार्य करना पड़ेगा, 150 जूल उसको कार्य करना पड़ेगा। देखो मैं आपको याद दिला देता हूँ, आप घर में बैठ के पढ़ाई कर रहे हो, तो आप बोलते हो कि मैंने आज बहुत काम किया, मैं थक गया हूँ आज, लेकिन फिजिक्स कहता है कि आपने कुछ काम नहीं किया, आपने 0 काम किया, आपके द्वारा किया गया कार्य क्या है, 0 है। कैसे, क्योंकि पता है हमको कि जो कार्य होता है क्या होता है, बल इंटू विस्थापन होता है, बल इंटू विस्थापन किसके बराबर होता है, कार्य के बराबर होता है। और देखो जब आप घर में बैठ के पढ़ाई कर रहे हो तो आपने बल तो लगाया, फोर्स तो लगाया, लेकिन आपने विस्थापन तो 0 है, आपने विस्थापन डिस्प्लेसमेंट तो हुआ ही नहीं है, आप कहीं ए से बी तक कहीं गए, कोई जगह तो आपका विस्थापन हुआ ही नहीं, इसलिए आपके द्वारा किया गया कार्य क्या है, 0 है। देखो मैं इस बोर्ड पर आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मैंने बोर्ड पर तो मेहनत किया, बहुत फोर्स लगाया, लेकिन ये बोर्ड एक जगह से दूसरी जगह गया नहीं गया, इसलिए यहाँ पर इसका विस्थापन क्या हो गया, 0, इसलिए मेरे द्वारा किया गया कार्य क्या है, 0 है फिजिक्स के अनुसार। देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रमा की सतह पर एक लड़के का भार, वेट, क्वेश्चन हमको दिया है, चंद्रमा की सतह पर एक लड़के का वेट भार क्या है, 300 न्यूटन दिया है, कितना न्यूटन, 300 न्यूटन दिया है। तो पृथ्वी की सतह पर उसी लड़के का भार कितना होगा, पृथ्वी की सतह पर उसी लड़के का भार कितना होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखना। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर नोट डाल के लिख लीजिए कि चंद्रमा पर भार, चंद्रमा पर जो भार होता है, वेट होता है पृथ्वी के भार का, पृथ्वी के भार का क्या होता है, 6 गुना कम होता है, हमेशा पृथ्वी के भार का क्या होगा, 6 गुना कम हो जाएगा। मतलब आप यहाँ से लगा सकते हो कि आपको चंद्रमा पर तो भार दे दिया है उस लड़के का, कितना दिया है, 300 न्यूटन दिया है, तो पृथ्वी पर भार आपको निकालना है, 6 गुना तो कम होता है, रेसिप्रोकल कर दिए, कितना हो गया 1800 न्यूटन, ये हो गया आपका पृथ्वी पर भार होगा, पृथ्वी पर भार कितना होगा, 1800 न्यूटन होगा हमेशा। मतलब आप कह सकते हो कि चंद्रमा पर भार जो वेट होता है, भार क्या होता है, कम होता है, और पृथ्वी पर भार क्या होता है, ज़्यादा होता है, पृथ्वी पर भार क्या होता है, ज़्यादा होता है। देखो आप बोलते हो कि आपका वेट, वजन कितना है, आपका वेट कितना है, कोई बोलता है कि मैं 50 किलोग्राम का हूँ, कोई बोलता है आप 60 किलोग्राम के हो, लेकिन फिजिक्स कहता है कि आप 50-60 किलोग्राम के नहीं, आपको होना चाहिए 50 न्यूटन के, या आपको 60 न्यूटन का होना चाहिए, क्योंकि जो वेट होता है, भार होता है, उसका एसआई यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है, एसआई यूनिट क्या होता है, न्यूटन। और जो भार होता है वो क्या होता है, एक तो फोर्स होता है, वो जो भार होता है, वेट होता है,
एक बल ही होता है वो, मतलब वेट वह वजन होता है जिसे पृथ्वी अपनी तरफ खींच रहा होता है। वेट जो वह वजन होता है जो पृथ्वी अपनी तरफ क्या हो खींच रहा होता है, 1/6 के गुणे से खींच रहा होता है। मतलब यदि आप 60 किलोग्राम के हो, 60 किलोग्राम के हो, तो अगर मैं इसको 6 से डिवाइड किया तो 10, सिर्फ 10 न्यूटन के हो, आपका वजन कितना है, सिर्फ 10 न्यूटन के हो। बाकी तो आपका जो 50 किलोग्राम का है, पृथ्वी अपनी तरफ उसको खींच रहा है, उस बल को अपनी तरफ क्या कर रहा होता है, खींच रहा होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। किसी व्यक्ति का द्रव्यमान, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है। किसी व्यक्ति का द्रव्यमान चंद्रमा पर 30 किलोग्राम है। देखो चंद्रमा पर किसी व्यक्ति का द्रव्यमान कितना है, 30 किलोग्राम है, तो पृथ्वी पर उस व्यक्ति का द्रव्यमान कितना होगा। तो ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये अक्सर आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखो आप इस ब्रह्मांड में कहीं भी चले जाइए, आप चंद्रमा पर चले जाइए, पृथ्वी पर चले जाइए, सूर्य पर चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है, कभी चेंज नहीं होता। मतलब आपका पृथ्वी पर द्रव्यमान भी कितना होगा, 30 किलोग्राम ही होगा। पृथ्वी पर द्रव्यमान कितना होगा, 30 किलोग्राम ही होगा। देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये तो छोटा था। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक तार के माध्यम से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा, एक तार के माध्यम से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा I दिया हुआ है और एक इलेक्ट्रॉन का आवेश E दिया है। तो t सेकंड में प्रवाहित होने वाली इलेक्ट्रॉन की संख्या किसके माध्यम से निर्धारित किया जा सकता है। देखो आपको पूछा हुआ है इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, ये पूछा हुआ है। तो सबसे पहले तो हमको क्वेश्चन में दिया क्या है, ये लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हमको दिया है विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा जिसको I से दिखाते हैं, क्या दिया है, I ही दिया हुआ है। और क्या दिया है, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, आवेश Q, क्या दिया है, E दिया है। और समय T, समय तो T क्या दिया है, T टाइम T ही दे दिया है। और आपको निकालना है इलेक्ट्रॉन की संख्या, मान लेते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या n आपको निकालना है। तो मानते हैं यहाँ से मान के लेके चलते हैं कि आपने मान लेते हैं कि t सेकंड में n इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। मान लेते हैं कोई तार है, ये एक तार है ना, ये कोई एक तार है और इस तार में t सेकंड में कितने n इलेक्ट्रॉन जा रहे होंगे, t सेकंड में n इलेक्ट्रॉन जा रहे होते हैं। मान लेते हैं t सेकंड में कितने n इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, t सेकंड में एक इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो क्या बोल सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होगा, दिया है हमको E, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन ही है, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश E दिया हुआ है। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होगा, 2 ही होगा। 3 इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होगा, 3 ही होगा। लेकिन हमको तो n इलेक्ट्रॉन निकालना है ना, तो n इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होगा, Ne होगा। Ne, देखो Ne इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होगा, Ne होगा। और हमको निकालना क्या है, निकालना क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालना है। हमको पता है कि विद्युत धारा किसके बराबर होता है, ये होता है आवेश बटे समय के बराबर होता है, आवेश बटे समय के बराबर। और n इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या दिया है, ये तो n इलेक्ट्रॉन का आवेश है ना, n इलेक्ट्रॉन का आवेश हमको निकाले, n ही निकाल लिए। टाइम क्या दिया है, t, धारा I दिया हुआ है। तो यहाँ से हमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, रेसिप्रोकल कर लेते हैं, पक्षांतर कर लेते हैं, तो यहाँ से हम n निकल जाएगा, ये I t और ये रहेगा E। तो यही हमको निकालना था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना था। इतने जो हो उस तार में इतने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक प्रसारण केंद्र 71×10⁴ हर्ट्ज की आवृत्ति और 3×10⁸ मीटर पर सेकंड की गति के साथ तरंगों को प्रसारित कर रहा होता है। तो आपको तरंगदैर्ध्य निकालना है। तो सबसे पहले हमको क्वेश्चन में दिया क्या है, हमको आवृत्ति दिया है, फ्रीक्वेंसी दे दिया है, कितना 71×10⁴ हर्ट्ज, ये हमको फ्रीक्वेंसी आवृत्ति दिया है। और क्या दिया है, गति के साथ तरंगों को प्रसारित करते हैं, कितने 3×10⁸ मीटर पर सेकंड। मतलब आपको क्या दे दिया है, चाल दिया है, गति,
चाल क्या दे दिया है आपको, स्पीड ले लेते हैं। स्पीड आपको क्या दिया है, 3 गुणित 10⁸ मीटर पर सेकंड, इतने स्पीड से। तो आपको तरंग दैर्ध्य निकालना है, वेव लेंथ आपको निकालना है। तो देखो तरंग का वेव लेंथ क्या निकालते हैं, तो हमको पता है कि तरंग की चाल, देखो इससे पहले मैं बता चुका हूँ कि तरंग की चाल क्या होता है, ये तो आवृत्ति होता है इनटू तरंग दैर्ध्य के बराबर होता है, तरंग दैर्ध्य के बराबर होता है। और तरंग की चाल हमको दिया हुआ है, लैम्डा हमको निकालना है, तरंग दैर्ध्य निकालना है। तो तरंग की चाल हमको क्या दिया है, 3 गुणित 10⁸ मीटर, और फ्रीक्वेंसी हमको क्या दिया है, 71 गुणित 10⁴ हर्ट्ज। लैम्डा हमको निकालना है। यहाँ से हम रेसिप्रोकल कर लेते हैं, 3 गुणित 10⁸ और नीचे चले जाएगा ये 71 गुणित 10⁴, ये लैम्डा है, ये हमको निकालना था। यहाँ से हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ये 4 टाइम्स में कट गया, 4 टाइम में कट गया, और कितना आ जाएगा ये 3000 ले लेते हैं इसको, और ये 71। यहाँ से हम डिवाइड कर सकते हैं, देखो इस तरीके से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। 3000 है, इसको 71 से भाग दिए तो कितने टाइम में जाएगा, 7 या 21, 7 चौक 28, 4 बार में जाएगा, 7 चौक 28, 200 कितने में जा सकता है, 284 बार में जा सकता है, 284। तो कितना आ गया ये 6 1, ये 0, ये 7 दूनी 14, 2 बार में जा सकता है, 142, ये हो गया 140, सॉरी 142 ही हो गई है। कितना टाइम हो गई, ये बज गया, ये 8 बज गया, ये 180, फिर भी 2 टाइम में जा सकता है, ये 142 हो गया, और कुछ और आएगा दशमलव में, मतलब अप्रोक्स आएगा 142। कितना हो गया, लैम्डा बराबर 442, कुछ और आएगा यहाँ पे दशमलव में। तो यही आपको निकालना था। देखो अगला क्वेश्चन और देखते हैं हम। यदि 5 सेकंड में किसी वस्तु का वेग 5 मीटर पर सेकंड से बढ़कर 10 मीटर पर सेकंड हो जाता है तो आपको एक्सेलरेशन त्वरण निकालना है। तो सबसे पहले तो हमको दिया क्या है, किसी वस्तु को 5 सेकंड में टाइम दिया है 5 सेकंड, और वेग दे दिया है इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड, और फाइनल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड। तो आपको एक्सेलरेशन त्वरण निकालना है। तो हमको पता है जब 2 वेग दिया होता है, एक तो प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग, तब त्वरण क्या होता है, त्वरण एक्सेलरेशन क्या होता है, वेग में परिवर्तन क्या हो रहा है, v - u/t हो रहा है वेग में परिवर्तन। कितना दिया हुआ है, v कितना है 10, 5 और टाइम कितना है 5। तो यहाँ पर त्वरण कितना होगा 1, कितना हो जाएगा त्वरण 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कितना हो गया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका एक्सेलरेशन त्वरण हो जाएगा। बहुत ही सरल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी पिंड का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 2 गुना है। यदि पिंड का व्यास पृथ्वी के व्यास से 3 गुना है तो पिंड की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण कितना होगा। तो सबसे पहले तो हमको क्वेश्चन में जो दिया है उसको लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन में हमको दिया है द्रव्यमान कितना गुना है, 2 गुना है, और उनका व्यास त्रिज्या कितना गुना है, 3 गुना दिया हुआ है। और गुरुत्वीय त्वरण हमको पता है कि गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, G_m/r² होता है, जहाँ G तो गुरुत्वीय त्वरण है, कैपिटल G है इसका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, और me मास ऑफ अर्थ और उसकी त्रिज्या r दिया हुआ है। ये तो पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण है। और हमको पूछा क्या है, किसी पिंड का गुरुत्वीय त्वरण, पिंड का ये क्या है, पिंड का मास और उसका व्यास है, तो उसको हम मान लेते हैं G' मान लेते हैं किसी पिंड का गुरुत्वीय त्वरण। ये तो सेम रहेगा, और मास हमको क्या दिया है 2m दिया है, और त्रिज्या क्या दिया है 3r²। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं ये G' 2me, ये G 2me अपॉन 9r²। और हमको निकालना क्या है, नए पिंड का गुरुत्वीय त्वरण निकालना है। तो दोनों को हम डिवाइड कर देते हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं, इसको इक्वेशन हम सेकंड दे देते हैं। तो दोनों को जब हम डिवाइड किए तो कितना आ गया, G
एम ई अपॉन आर स्क्वायर, और इसके अपॉन में कितना आ जाएगा जी 2 एम ई अपॉन 9 आर स्क्वायर। तो इसको हम रेसिप्रोकल करके ऊपर ले जाते हैं पक्षांतर करके, तो कितना आ जाएगा जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर, ये किसके, ये 9 आर स्क्वायर, और ये जी 2 एम ई। यहाँ से एम ई और एम ई कैंसिल कर लेते हैं, जी भी कैंसिल हो जाएगा, ये आर स्क्वायर भी कैंसिल हो गया, तो हमको मिल के आ गया जी अपॉन जी डैश किसके बराबर है 9/2, ये आ गया 9/t। हमको निकालना है नए पिंड का गुरुत्वीय, तो नए पिंड का गुरुत्वीय क्या है, जी डैश है, तो जी डैश कितना हो, जी डैश क्या हो जाएगा हमारा, जी डैश हमको मिल जाएगा 2g/9, और यही हमको निकालना था, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिए।